नमस्कार, JKR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुण्य छाबड़ा और आप देख रहे हैं आज की मुख्य खबरें। लोक जनशक्ति पार्टी के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष दीपक जाटव से खास बातचीत। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज सानपुर में। मैं सिंह थानी आई शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सानपुर से, जो कि रामविलास पासवान जी के पुराने साथी हैं दीपक जाटव जी। आइए इनसे बात करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका टीवी चैनल समय हमारे चैनल को दिया। इससे पहले आपको जो क्या होगा देखिए, JKR न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। समय कोई हमी ने नहीं निकाला, आप समय निकाल के आए, आपका समय भी कीमती है। यहाँ तक परिचय की बात है, परिचय मेरा परिचय क्या, मैं आपका सहारनपुर का नागरिक हूँ और राजनीतिक तौर पर आप सब जानते हैं पिछले 30-35 सालों से सियासत में एक्टिव हूँ और अपने बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मैं बताता हूँ उचित नहीं। उससे सवाल करें तो मैं बता पाऊँगा भाई हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। परिचय तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं दलित राजनीति में हूँ और पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक जो हमारे आदर्श रहे हैं, आज भी ऐसा कोई नेता मैं नहीं मानता कोई देश में इतना सरल नेता और राजनीति में विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से देश की सेवा करने का काम जो रामविलास पासवान जी ने किया, जो दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे सक्रिय राजनीति में लाने और आगे बढ़ाने के काम किया। जब से राजनीति में हूँ उन्हीं के साथ रहा हूँ। अब वो नहीं है इस दुनिया में तो पार्टी के अध्यक्ष उनके भाई, हमारे बड़े भाई श्री पशुपति पारस जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश के अपने साथियों को लेकर के संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और पशुपति पारस जी हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही। हम उनके साथ में तो संगठन में राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए कार्य करते रहे और वो पार्टी के अध्यक्ष हो गए। तो उत्तर प्रदेश में प्रधान महासचिव का दायित्व निभाने के लिए बराबर घूम रहा हूँ, यूपी में घूम रहा हूँ। वेस्ट यूपी का मेरे पास प्रभार है, तो 26 जनपद हैं। उन जनपदों में जो हमारे कर्मठ साथी, जो जागरूक निष्ठावान ईमानदार साथी पहले से पासवान जी के साथ संघर्ष करते रहे, उन लोगों को हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ दायित्व दिया है। वो अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में आगामी जो विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसकी तैयारी संगठन की सक्रियता पर ही निर्भर होगी। संगठन मजबूत स्थिति में जहाँ जिस जनपद में होगा, कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश से मांग है, लेकिन उस मांग पर भी हम अनुरोध करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। हमारे साथ हमारे साथी नारायण जी हैं, प्रदेश में अध्यक्ष हैं और हम उनके समक्ष रखेंगे तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पशुपति पारस जी, वो तभी निर्णय देंगे और ये उनका अधिकार है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस समय तो ऐसे जटिल मुद्दे हैं देश में और उत्तर प्रदेश में, जहाँ चुनाव होने जो यूपी सबसे बड़ा सूबा है देश का। एक समस्या है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित
वोटर है, अनुसूचित जाति का वोटर है, खास तौर से जिनको अभी तक एक बिल्कुल अपनी जो है बसपा ने डेलियों में जकड़ के रखा है। मायावती ने ऐसा उनको अपने चंगुल में फंसा के रखा है कि उन लोगों को ना तो दलित नेतृत्व करने दिया, ना किसी दलित नेता को उभरने दिया, और बस नोर वोट की राजनीति ने बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए हर नेता ने कहा मैं पूरा करूंगा, केवल मायावती जी ने उनके नाम का इस्तेमाल किया। अब उनकी कोई पट्टी खुल गई, दलितों से विश्वास हट गया, उनकी राजनीति धराशायी हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में जो एनडीए है, एनडीए का पार्ट है हम लोग केंद्र में, लोक जनशक्ति पार्टी, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी बड़ी भूमिका में है एनडीए में। तो ये एनडीए के बाकी घटक दल जैसे और घटक दल हैं, ऐसे ही लोक जनशक्ति पार्टी है। इसमें जो भी निर्णय होगा वो हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे, भारत जी करेंगे, और हमारे केंद्रीय कार्यालय पे जो हमारे पदाधिकारी वहाँ के समय बैठते हैं जनता के कामों के लिए, कोई पदाधिकारी किसी भी स्टेट का आया वहाँ कार्यालय में बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कार्यालय प्रभारी हैं, कुछ पासवान हैं, कुछ पासवान बैठे हैं, राम जी सिंह जी हैं केंद्रीय कार्यालय देख रहे हैं, राजीव रंजन जी हैं, और जियालाल जी हैं हमारे दलित सेना के, जियालाल जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, के एल राजौरा जी हैं। ये लोग वहाँ कार्यालय में बैठते हैं, संभालते हैं, और जो लोग फील्ड में काम करने वाले हैं वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कभी महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में जब भी कोई बैठक होती है तब बैठक में सब लोगों का मिलना होता है। लखनऊ में कार्यालय पार्टी का ओरियन सिनेमा के बराबर में लिया गया है, वहाँ हमारा प्रदेश का कार्यालय चल रहा है, और पूरे के पूरे 75 जिलों में यूपी के संगठन को तेजी से मजबूत करने के अभियान में हम लोग लगे हैं। अब उधर हमारे पूर्वांचल के हमारे साथी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष नारायण चौधरी जी, वो और हम मिलकर के बराबर जो है दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जो भी एक्टिव लोग हैं, जो घर बैठे थे इसी कारण से, पूर्व में कहीं किसी की नाराजगी रही है, वो भी दूर करने के हम प्रयास में हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। और जो बात जैसे आपने सहारनपुर की कही, तो सहारनपुर तो ऐसा जनपद है, यहाँ की जो धरती है वो तो आशीर्वादी भूमि है। यहाँ से तो बहुत लोग निकले हैं, बहुत नेता यहाँ से निकले हैं, और साफ सुथरा हमारा जो है जनपद है सहारनपुर। यहाँ के अच्छी सोच के लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म समाज के लोगों का जिस प्रकार से आपस में तालमेल सहारनपुर जनपद में है, उसके पीछे एक कारण है। यहाँ काष्ठकला उद्योग, गुड़कारिंग का काम, इसकी सप्लाई पूरी दुनिया को 80% सहारनपुर से है। यहाँ का जूता उद्योग सहारनपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ की ग्रिल का काम है, होजरिया काम है, कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है यहाँ। और एक सीमा उत्तराखंड से लगी है, एक सीमा हमारी हरियाणा से लगी है, एक दूसरी तरफ हिमाचल भी दूर नहीं है। तो जहाँ तीन राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है, और व्यापार हमारे यहाँ पहले से है, इसलिए यहाँ की भाषा, खान पान, रहन सहन, वो देश के किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति आए हमारे यहाँ तो उसको लगता है कि सहारनपुर एक ऐतिहासिक जगह है। तो अपने शहर की उस गरिमा को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उस प्रसिद्धि को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से हमको जो है उनको पूरा करने का काम करना है।
इसके अलावा आप जो भी मुझसे सवाल करना चाहें, मैंने पिछले दौर में, पिछले 30-35 सालों में जो टेलीफोन का यहाँ संचार सेवा केंद्र है जो गांधी पार्क में खुला, वो हमने खुलवाया था। मैं उस समय माननीय रामविलास पासवान जी ने उसको जोन की कमेटी में, एडवाइजरी कमेटी में रखा। उस समय सन 2001 में नया कनेक्शन लेने के लिए जाना पड़ता था गृह सिनेमा दीवानी कचहरी के सामने, बिल ठीक कराने के लिए जाना पड़ता था TRA सिविल हॉस्पिटल बाजोरिया मार्ग, बिल जमा कराने के लिए जाना पड़ता था गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन के पास, अलग से कंप्लेंट करने के लिए जाना पड़ता था सुलवाई नाव चंदन नगर में कार्यालय था। एक उपभोक्ता को 10-12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। हमने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा काउंटर होना चाहिए, मल्टीपर्पज काउंटर, जहां सारा काम एक उसी जगह हो, चाहे बिल जमा कराना हो, टेलीफोन ठीक कराना हो, नया कनेक्शन लेना हो। उस समय हमने संचार सेवा यहाँ गांधी पार्क में हमने खुलवाया, शिलान्यास पासवान जी से मैंने कराया और उससे सुविधा जनता को बहुत मिली। आज तो जो मोबाइल घर घर में मोबाइल इतना सस्ता हो गया है कि जिसके पास में 1000-500 रुपया वो भी मोबाइल अपना लेके काम चलाता है। उस समय जब OIT में अर्जेंट में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 15,000 रुपये जमा करने पड़ते थे OIT में, और टेलीफोन में नंबर नहीं आता था कई सालों तक के। जिसके घर टेलीफोन लगता था, लाइन जाती थी कि तो वो समझता था कि बड़ा रुपये वाला आदमी है। रामविलास पासवान जी ने संचार मंत्री रहते हुए इस चीज को सरल बनाया, और जहाँ लाइनों जैसे नहीं जा सकती वहाँ WLN सिस्टम किया। उसके बाद पहले आउटगोइंग 15.5 रुपया प्रति मिनट आउटगोइंग थी मोबाइल का, और इनकमिंग 13.5 रुपया मिनट थी। उसको उन्होंने कहा क्या सजा है, जो बात सुने उसको किस बात का पैसा देना पड़े, उन्होंने इनकमिंग खत्म किया। और आज है आप अनलिमिटेड, एक महीने का 28 दिन का आप 130 रुपया में, 150 रुपये में आप 24 घंटे बात करते रहिए। तो इसका श्रेय भी रामविलास पासवान जी को जाता है। इसलिए जो भी काम हो, अगर यहाँ के लोग ईमानदारी से काम करें, जो भी जनप्रतिनिधि हों, सांसद हों, हमारे विधायक हों, उनके मन में सबसे पहले एक मोहब्बत होनी चाहिए अपने शहर के प्रति, अपने जनपद के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। हमने केड़ामुगल में एक्सचेंज खुलवाया, हमने जो है ये आपका बनेरा न्यामतपुर देवबंद में 18 गाँव हमने उससे जोड़े। यहाँ फनपुरी में जो एक्सचेंज में विवाद था, हमने यहाँ एक्सचेंज खुलवाया। एक्सचेंज खुला तो लाइनों का विस्तार हुआ। इसी तरह से जब पासवान जी रेल मंत्री थे, उन्होंने हमें रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति में सदस्य बनाया। अब हम सदस्य बने तो हमने सहारनपुर की तरफ ध्यान दिया, और सफाई में सहारनपुर को उस समय GM अवार्ड मिला था। सहारनपुर स्टेशन को इतनी साफ सफाई उस समय होती थी। हमने खुद पासवान जी ने जब दिल्ली को उद्घाटन किया सफाई अभियान का, तो वो उद्घाटन मैंने सहारनपुर में किया था। उस समय स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट यहाँ अमरलाल जैन जी थे, और पूरे मंडल में, पूरे उत्तर रेलवे में पूरा जो जोन है उसमें भारी अभियान चला। तो देश के बड़े मंत्री थे, रेल मंत्रालय इतना बड़ा विभाग है, उसमें उन्होंने 58,000 लोग जो टेम्परेरी थे अपनी एक कलम से उनको परमानेंट कर दिया, और पुलियों को वर्दी और पास देने का काम रामविलास पासवान जी ने रेल मंत्रालय में किया। तो यही नहीं है, उन्होंने जिस विभाग में रहे, कोयला मंत्री रहे, तो उन्होंने उनको जो बाटा का कोई जूता नीचे अगर कोयला का वो गिर जाए, भारी पत्थर गिर जाए, चोट ना लगे, उनका इलाज अपोलो में कराने के लिए व्यवस्था बनाई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नेता का मुश्किल है होना। खाद्य मंत्री रहते हुए वो बीमार थे, जब कोरोना का प्रकोप था, लॉकडाउन था, हर गरीब को उसको अनाज देना है, योजना में देना है, उनको मुफ्त अनाज देना है। उन्होंने बीमार रहते हुए भी अपने सेहत की परवाह न करते हुए
और ये कोई बात कहने मुझे संकोच नहीं है कि वो इतना काम करते रहे जिसका परिणाम ये होगा तो बीमार पड़ गए, वो बच नहीं पाए। और अब ऐसे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उसी बात को, उनके सम्मान को ध्यान में रख करके, उनके भाई हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेक पशुपति पारस जी, उनको फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। तो ये रामविलास पासवान जी का भी सम्मान